हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस गढ़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज फिजिक्स के प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपका सिलेक्शन 100% होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। और दोस्तों, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे। वीडियो बनाने में मेरी भी थोड़ी बहुत मेहनत लग जाती है, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो में हमारे टोटल 25 क्वेश्चन हैं। 25 में से जिसके भी 20 प्लस आ रहे हैं मतलब उसका सिलेक्शन 100% है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है। मैंने जो के तो प्रीवियस ईयर से उठाए हैं, इसलिए दोस्तों बहुत अच्छे से करना और ध्यान से वीडियो रोक के पहले अपना आंसर करना और फिर बाद में एक्सप्लेनेशन देखना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए सिंपल पेंडुलम हैंग्स फ्रॉम द रूफ ऑफ द ट्रेन, द स्ट्रिंग इज इंक्लाइंड टुवर्ड द रियर ऑफ द ट्रेन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मोशन ऑफ ट्रेन। तो ये पूछ रहा है कि एक सिंपल पेंडम अगर ट्रेन में लटका दिया जाता है तो अगर द स्ट्रिंग इज इंक्लाइन टुवर्ड द रियर ऑफ द ट्रेन, जो ट्रेन है वो ट्रेन आगे की तरफ जा रही है और पेंडुलम रियर यानी कि पीछे की तरफ जा रहा है, तो मोशन पूछ रहा है ट्रेन का कैसा होगा। तो दोस्तों हम सभी को पता है अगर पेंडुलम पीछे आ रहा है तो ट्रेन आगे जा रही है, तो अगर कोई भी चीज़ आगे जा रही किसी भी गति में तो उसका मोशन कैसा होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है दोस्तों। इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन बी में दिया गया है, इसलिए हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर इज प्रोपोर्शनल टू। ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, ये जैसे टावर है, अगर इसके ऊपर से कोई वस्तु या कोई भी बॉडी गिरा दी जाए नीचे, तो ये इसका जो ये ड्रॉप्ड करेंगे इसको फ्रॉम द टॉप ऑफ पावर, जो इसको डिस्टेंस ट्रेवल होगा ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा ये पूछ रहा है। तो डिस्टेंस हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है? किसी भी बॉडी को जब ऊपर से हाइट से गिराया जाए उसका डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों? डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है उसका डिस्टेंस प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम इलेप्स्ड। टाइम इलेप्स मतलब जितना भी टाइम उसको ऊपर से नीचे आने तक लगेगा उसका स्क्वायर होगा ना, जो उतना ही डिस्टेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना टाइम लगेगा उतना ही डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। थर्ड में पूछा गया दोस्तों आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? प्रेशर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सरफेस टेंशन या नन ऑफ द अबव। बताइए दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ज़्यादा देर न लगाते हुए इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर नंबर डी, सभी स्केलर क्वांटिटी हैं दोस्तों, क्योंकि किसी की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, इसलिए सभी स्केलर क्वांटिटी हैं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया? द डायमेंशन ऑफ द पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो आप सभी ने पढ़ा होगा। पॉइजन्स रेशो का डायमेंशन 101% आपका एग्जाम में पूछा जाता है। पॉइजन्स रेशो का ये डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है आप बताइए दोस्तों। मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्योंकि जो पॉइजन्स रेशो होता है ना इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका ना तो मास होता, ना इसकी कोई लेंथ होती और ना ही इसका कोई टाइम होता। ठीक है दोस्तों, इसलिए टाइम भी ज़ीरो, मास भी ज़ीरो और लेंथ भी ज़ीरो। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 5th।
फिफ्थ में क्या दिया गया है, द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड द काइनेटिक एनर्जी इज। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। तो क्या पूछ रहा है, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड द काइनेटिक एनर्जी इज। मोमेंटम क्या होती है, एम वी मोमेंटम होती है आपकी, एम मास होता है, वी वेलोसिटी होती है। द मोमेंट ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड, अगर इसको डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा। अगर इसको डबल कर दिया जाए, एम वी को डबल कर दिया जाए तो इसका स्क्वायर होके 4 यानी कि 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी 4 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%, इट्स मोमेंटम विल बी इंक्रीज्ड बाय। अगर बोल रहा है कि ऊपर वाले से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी की काइनेटिक एनर्जी 300% इंक्रीज कर दी जाए तो उसकी मोमेंटम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मोमेंटम और अभी ऊपर वाले में बताया था कि डायरेक्टली एम वी यानी कि एक दूसरे के, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, इसलिए दोस्तों वो भी बताना आपको कितना इंक्रीज होगा। दोस्तों ये न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल मैं आपको अभी नहीं करा रहा, न्यूमेरिकल मैं अगली वीडियो में कराऊंगा दोस्तों। सभी न्यूमेरिकल जितने भी इम्पोर्टेंट है एक वीडियो में कराऊंगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। अगले पे चलते हैं सेवन्थ पे। सेवन्थ में क्या, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन द सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला था जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, डज नॉट डिपेंड ऑन द, किस पर डिपेंड नहीं करता है। ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन है दोस्तों। फोर्सेज ऑन पार्टिकल, बी आंसर होगा इसका, क्योंकि जो पार्टिकल पर फोर्स लगता है ना दोस्तों, उस पर डिपेंड नहीं करता सेंटर ऑफ मास। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में क्या दिया गया आपका दोस्तों, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड इज। क्या पूछा गया आपसे, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछी गई है किसी पार्टिकल मूविंग अलोंग इन ए सर्कुलर पाथ। कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में आपका मूव कर रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड कांस्टेंट दी गई दोस्तों, तो इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन बतानी है आपको। क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, वेरिएबल होगी, जीरो होगी, सच एज कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, या फिर इसका पता नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। अगर कोई भी पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन में आपका ट्रैवल कर रहा है तो उसकी हमेशा एक्सेलरेशन जीरो होती है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में क्या है, द एंगल बिटवीन ए ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन इज 30 डिग्री, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन एम। एंगल बिटवीन ए ब्लॉक 30 डिग्री, ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन, ये ब्लॉक है और ये इंक्लाइंड प्लेन है, इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन बताना में जो m होता है, m की वैल्यू बतानी है दोस्तों। तो इसका हमारा सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी होती है हमें। 30 डिग्री की वैल्यू 1/√2, मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है, ये भी आपका 9th क्वेश्चन भी आपका दोस्तों न्यूमेरिकल है। मैं सीधा सीधा इसका आंसर बता देता हूँ, इसकी एक्सेलरेशन बड़ी हो जाएगी, मैं बाद में बताऊँगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या दिया गया है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वें में क्या दिया गया है, 10वें में आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ अर्थ का किस इनमें से किस पर फ़र्क नहीं, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता दोस्तों, ये बताना आपको। ऑर्बिटल वेलोसिटी पर भी मास ऑफ अर्थ का प्रभाव पड़ता है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी पे भी पड़ता है क्योंकि ग्रेविटी रिलेटेड ही अर्थ से है, एस्केप वेलोसिटी का भी अर्थ से। इन तीनों का कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है दोस्तों, सभी पे इफेक्ट पड़ता है मास ऑफ अर्थ का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में क्या दिया गया है, ए वुडन ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन ए थ्रो ऑफ वाटर, इफ द ट्रफ फॉल्स फ्रीली द अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द वुडन ब्लॉक विल बी।
ऐसे कह रहा है कि पानी के सरफेस पे कोई भी ब्लॉक आपका तैर रहा है, तो ये बताना है कि इन फ्लोटिंग वाटर इफ़ ही थ्रो फॉल्स फ्रीली, अगर वो फ्रीली फॉल गिराया जाता है, द अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द वुडन ब्लॉक विल बी, अपवर्ड थ्रस्ट होती है जो वुडन ब्लॉक की, वो क्या होगी, सेम एज बिफोर, जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी, या मोर देन अर्लियर, या जीरो हो जाएगी, कितनी होगी दोस्तों। तो 11 का सी, अगर फ्रीली ऊपर से गिराया जाता तो कोई वुडन ब्लॉक पानी में, तो आपकी अपवर्ड थर्स्ट जीरो हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, याद रखना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन ये, फिर भी याद कर लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 पे 12 में क्या है, द गेल ब्लोज ओवर ए हाउस, द फोर्स ड्यू टू गेल ऑन द रूफ इज, अगर कोई गेल का मतलब दोस्तों, गेल अगर कोई भी पार्टिकल समझ लो, ब्लोज ओवर ए हाउस, एक हाउस के ऊपर से जा रहा है, द फोर्स ड्यू टू गेल ऑन द रूफ, तो वो रूफ के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, क्या फोर्स लगाएगा, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इन द डायरेक्ट जीरो, या इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बताइए दोस्तों, कैसे कोई भी चीज़ आपकी घर की छत के ऊपर से जा रही है तो कैसे फोर्स लगाएगी, ये बताना है सीधा सीधा, तो इन द अपवर्ड डायरेक्शन वो फोर्स लगाएगी। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 में क्या पूछा गया, डक्स बत्तख डू दिस व्हेन दे फ्लाई साउथ ईच विंटर, जो डक होती है बत्तख ईच विंटर वो साउथ की तरफ फ्लाई करती है, तो वो क्यों करती हैं, हाइबरनेट की वजह से, एस्टिवेशन की वजह से, लर्न बिहेवियर, माइग्रेट की वजह से। बताइए दोस्तों क्यों करती है, तो करती हैं माइग्रेट, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना क्या कहलाता है, माइग्रेट, वो साउथ जाती है नॉर्थ से, इसलिए वो क्या करती है, माइग्रेट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आगे क्या 14, प्लांट्स मेक देयर फूड इन, प्लांट्स किस में अपना फूड बनाते हैं, ये बताना दोस्तों, आपको सभी को पता है प्लांट्स ग्रीन लीव में अपना फूड बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, इवेपोरेशन ऑफ स्वीट फ्रॉम आवर बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है स्वीट, वो बताना है किसका एग्जाम्पल है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल चेंज, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। बताइए दोस्तों किसका एग्जाम्पल है, तो ये दोस्तों एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब कि एनर्जी, हमारे पसीना आता है तो हमें ठंडक नहीं लगती है, तो हमारी एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए एंडोथर्मिक है। ठीक है दोस्तों। द स्किन क्या है, एक्सीक्रीटरी ऑर्गन, ब्रीथिंग ऑर्गन, सेंस ऑर्गन, नन ऑफ द अबोव, तो क्या सीधा सीधा बता, स्किन सेंस ऑर्गन है दोस्तों, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर में क्या है, रीजनरेशन इन एनिमल इज सीन इन, अगर कोई भी चीज़ कट जाए, जैसे कि छिपकली का पुंजड़ कट जाता है और दोबारा से भी आ जाता है, वो उसे रीजनरेशन कहते हैं। तो ये किस में होती है दोस्तों, तो ये सभी में होती है। हाइड्रा भी अगर काट दे तो दोबारा से जन्म ले लेता, प्लानेरिया भी, और लिजार्ड तो आपकी है ही। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं 18 में। ए 12 ईयर ओल्ड बॉय नीड्स डैश किलो कैलोरी पर डे, एक 12 साल का बच्चा को कितनी किलो कैलोरी पर डे चाहिए। देखिए दोस्तों, बच्चों को हमसे बड़ों से कम कैलोरी चाहिए, इसलिए उनको 2100 कैलोरी पर डे चाहिए। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, मैं जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो दोस्तों। मैंने रागा की भी क्लास करा रखी और इंग्लिश की भी, उनमें थोड़ा आवाज़ का इशू, आवाज़ कम है तो आप एडजस्ट कर लेना हेडफोन लगा के, लेकिन क्लास बहुत अच्छी है दोस्तों। अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। आगे चलते हैं। विच ऑफ द 19 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट, फिश एंड मैमल, इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है, ब्लड कंटेनिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एल्वियोली, स्पाइकल्स, एथिन, मोस्ट सरफेस, क्या होता है दोस्तों, ये बताना। जो ये दिए हुए ना इंसेक्ट, फिश एंड मैमल्स, इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है, ये बताना में। तो इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एथिन मोस्ट सरफेस ये होता है, जिसकी वजह से ये रेस्पिरेट कर पाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 में क्या दिया गया दोस्तों, 20 में आपका दिया गया, 20 में रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आपका, प्लांट्स जैसे पोनल ग्रेन से रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ह्यूमन किससे करते हैं। प्लांट्स का जो पोलन ग्रेन होता है दोस्तों, वो जैसे कि
प्लांट्स के लिए स्पर्म का काम करता है और ह्यूमन में वो स्पर्म होता है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 21 पे चलते हैं दोस्तों। 21 में क्या, सॉलिड NaCl इज ए बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस in solid NaCl there is no ions, solid NaCl is covalent, in solid NaCl there is no velocity of ions, in solid NaCl there are no electrons। तो बताइए दोस्तों क्या होगा। ये पूछ रहा है कि NaCl कब बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आपको पता है दोस्तों वाटर में तो सॉलिड NaCl बहुत अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है वाटर में, लेकिन जब इन सॉलिड होता है ना और जब इसके आयन में कोई फ्लो नहीं होता तो तब ये बेड कंडक्टर ऑफ, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि ये लिख रखा है देयर इज़ नो वेलोसिटी ऑफ आयन, अगर आयन की वेलोसिटी नहीं होगी तो चार्ज फ्लो कैसे करेगा दोस्तों, इसलिए बेड कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। 22 पे चलते हैं। 22 में क्या है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताना आपको, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। वैसे तो सभी ये रिड्यूसिंग एजेंट है दोस्तों, लेकिन सबसे बेस्ट बताना, सबसे बेस्ट आपका आयोडीन, ठीक है दोस्तों। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, अब ये आगे एल्यूमिनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, पोटेशियम, सॉरी दोस्तों ये पोटेशियम। तो आपको बताना है दोस्तों 23 का ऑप्शन क्या आएगा, तो पोटेशियम दोस्तों। अगर इनमें से पूछे नेगेटिव चार्ज है तो आयोडीन, अगर अब ये इनकी विदाउट चार्ज आ जाए तो कौन सा है, पोटेशियम दोस्तों। आपका ये याद रखना, बेसिक सी चीज़ है ये। आगे चलते हैं 24 पे। 24 में क्या, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, ये 3% मैंने रिड्यूसिंग एजेंट पे इसलिए लिए दोस्तों क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, अदर एग्ज़ाम की तैयारी करोगे उसमें भी आ जाते हैं। ये जर्नल साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, तो क्या बताया दोस्तों इसमें, हाइड्रोजन सल्फेट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट 24 का हमारा हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं 25 है। 25 में क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब की बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ लिया दोस्तों आपका इस वीडियो में, ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हाँ दोस्तों इस वीडियो में 25 क्वेश्चन ही है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है आपका, 25 का हो जाएगा ए, मोस्ट पावरफुल फ्लोरीन, F2। फ्लोरीन के जब 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं तो वो मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है दोस्तों। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया। ये 5 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा इस टॉपिक से, इसलिए मैं हर एक वीडियो में दोस्तों 20 क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से और 5 क्वेश्चन लास्ट वाले हर एक टॉपिक के हिसाब से चलूँगा। इसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आपका साथ साथ टॉपिक भी क्लियर होता चलेगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए दोस्तों, मुझे सब्सक्राइबरों की ज़रूरत है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों अगर दोस्तों पसंद आई तो। अगर दोस्तों आप कौन सी बुक का सॉल्यूशन चाहते हैं ना तो उसका भी बता देना, मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। कमेंट में बताना कि आपको किस किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए और कैसे कैसे चाहिए, जैसे आप बताओगे वैसे ही मैं करूँगा। आपका अगेन मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूँ वीडियो देखने के लिए। डिफेंस गढ़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।